हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि कल का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ, दोनों पेपर बहुत अच्छे हुए। दो पेपर जो कल हैं आपके, मैथ्स और साइंस, उनकी हमने एक वीडियो बना दी है प्रीवियस ईयर की, चैनल पे पड़ गई है, जाके उनको देखिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है रैपिड रिवीजन। अब हम लोग एसएसटी का रैपिड रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन, इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इनसे आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना के खुद लिख सकते हैं। समय बर्बाद नहीं करना है ज्यादा, फास्ट मोड में इन वीडियो को देखना है, जिससे आपको कल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। इस वीडियो से कल आपके पेपर में 15 एमसीक्यू में से 10 से 12 एमसीक्यू इसी वीडियो से मिलेगी। इस बात की गारंटी नोट करके कहीं लिख लीजिए। एग्जाम के बाद आप आके कमेंट करिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम ऐसे ही क्लासेस लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आफ्टर एग्जाम हम लोग थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देंगे, अभी से स्टार्ट कर देंगे, आगे चल के ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो आज शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन एसएसटी का। इसमें बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है। हम दोनों को आसानी से टैकल करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके साथ बनने वाले और कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये टैगलाइन ही आपसे पूछ सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से बहुत सारे शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और बहुत सारी चीज संविधान से हटाई गई, बहुत सारे चीज जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब ये बात यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। यहाँ न्याय पंचायत आया है, कल आपसे ग्राम पंचायत या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा, इन सबके कार्यकाल पूछ सकता है। तो विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल पूछ लिया तो राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष या हर दूसरे साल 1/3 या 2/3 वहां के जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हुआ करते हैं और नए सदस्य का चुनाव हुआ करता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। जैसे वहां राज्यसभा है, ऐसे प्रदेश में क्या होती है? विधान परिषद होती है। क्या होती है? विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? जब ये क्वेश्चन आया था तो तब तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब कौन है? तो अब वर्तमान में भारत के सीएजी, तो नए सीएजी जो हमारे बने हैं वो कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। कौन बने हैं? के संजय मूर्ति अब हमारे नए कैग बने हैं, सीएजी बने हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तो गिरीश चंद्र मुर्मू था, अब कौन हो गया? के संजय मूर्ति हो गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। क्या है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटेन के सम्राट से उनकी स्थिति मिलती जुलती है। कि जैसे भारत में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। ऐसे ही ब्रिटेन के प्रथम नागरिक वहां के सम्राट को कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? क्या? सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो सामंतवाद का पतन 15वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? सामंतवाद का पतन 15वीं सदी में हुआ था।
नेक्स्ट पे चलते हैं, सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट लोहा सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्न में कौन कौन था? अब अकबर के नवरत्न अगर आपको ये पता होगा कि अकबर के नवरत्न में कौन कौन था तो नहीं आप वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब्दुल फजल थे, तानसेन थे, फैजी थे, और इधर थे फैजी थे, रहीम दास थे। कौन थे? रहीम दास। तीन हो गया, चार हो गया, रहीम दास थे, मुल्ला दो प्याजा थे। कौन? मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। रहीम दास, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल हो गया। तानसेन है ये ऑप्शन में, अबुल फजल, अबुल फजल भी है, फैजी भी है, बीरबल थे। कौन थे? बीरबल थे। और कौन थे? राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह। और कौन थे? हकीम, हकीम हुमाम। कौन? हकीम हुमाम। कितने लोग थे? नवरत्नों में कौन कौन थे? अबुल फजल, तानसेन, फैजी, रहीम दास, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, बीरबल, राजा मान सिंह, हकीम हुमाम। थे कौन? नहीं कौन थे? तो रैदास नहीं थे, ठीक है। अब ये ऑप्शन में कल आपको इन तीनों का नाम हटा के ये तीन या इसमें से तीन कोई नाम दे देगा, चौथा आपसे पूछेगा कौन नहीं थे, आप बहुत आराम से टिक कर ले जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता पर बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता ग्रहण की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, जौहर प्रथा प्रचलित थी, तो जौहर प्रथा किस शासनकाल में प्रचलित थी? जौहर प्रथा जो प्रचलित थी वो राजपूत काल में प्रचलित थी, राजपूत काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? कौन करता है? सेबी है, आरबीआई है, ईडी है, या फिर इरडा है? क्या है? इरडा है। ईडी, बहुत बच्चे ईडी लगा के आएंगे क्योंकि ईडी काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन जो आरबीआई की मुद्रा का नियमन है वो आरबीआई करता है। मुद्रा का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लघु उत्तरीय में आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आपसे सिडबी के साथ साथ नाबार्ड भी पूछ सकता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अजंता गुफा में, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? जो अजंता केव है ये महाराष्ट्र में, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें कहीं कहीं आपको 29 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 30 मिलेगा। तो कुल कितनी ऑप्शन में हमारे कितना है? 30 है, इसलिए हम यहाँ 30 मार के चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत कौन चीनी यात्री आया? सबसे पहले भारत कौन चीनी यात्री आया? तो ऑप्शन क्या है? ह्वेनसोंग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, मेगास्थनी। तो सबसे पहले भारत कौन आया? ह्वेनसोंग सबसे पहले भारत आया, ठीक है। इसके पहले एक और आए थे, इत्सिंग नाम था उनका। क्या नाम था? इत्सिंग, इत्सिंग था, लेकिन वो आपको अगर आपके ऑप्शन में नहीं मिलेंगे तो इनके बाद कौन आए थे? ह्वेनसोंग आए थे। सबसे पहले कौन आया था? इत्सिंग आया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मैनिसराम में होती है। कहाँ होती है? मैनिसराम में होती है। ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगर आपके ऑप्शन में मैनिसराम नहीं रहेगा, मेघालय रहेगा, तो हम मेघालय भी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए, ये जब ऑप्शन में आया था तो 8 मिनट 3 सेकंड था, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो 8 मिनट 16 सेकंड है। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो किलोमीटर में पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्या है?
किलोमीटर, ठीक है। 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये भी बताएंगे। और उनकी अगर हमसे ये पूछा कि कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है, एग्जाम में बहुत बार आती है। आप यूपी टेट देंगे वहां भी आपको मिलेगी, सुपर टेट देंगे वहां भी आपको मिलेगी। तो हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अब चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने की थी। किसने की थी? पुलकेशन प्रथम ने की थी। लेकिन अगर इसके प्रतापी राजा की बात की जाएगी तो सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय थे। सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय थे। स्थापना पुलकेशन प्रथम ने की थी, ठीक है। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी किस नदी के किस मार्ग पे बनती है? तो बी आकार की घाटी जो है वो नदी के ऊपरी मार्ग पे बनती है। कहां बनती है? नदी के ऊपरी मार्ग पर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? क्या पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व याद रखिएगा 5.5 है। कितना है? 5.5 है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भृगु का निर्माण कहां होता है? क्या भृगु का निर्माण कहां होता है? पहाड़ी भागों में होता है, समुद्र के किनारे होता है, कि फिर हिमानी क्षेत्र में होता है, या फिर मरुस्थल में होता है? तो भृगु का निर्माण कहां होता है? समुद्र के किनारे होता है। कहां होता है? समुद्र के किनारे भृगु का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, प्रारूप समिति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। कल आपके एग्जाम में हो सकता है अति लघु उत्तरीय में आपसे यही पूछ ले कि प्रारूप समिति क्या थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति थी जो हमारा संविधान निर्माण हुआ था उसकी सभी पहलुओं के जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति में से एक थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? वी आर अम्बेडकर। कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इनमें अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, क्या जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है? क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव्य का भूतल पर क्या नाम है? तो जो ज्वालामुखी से निकलता है आग की तरह जो बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लावा किसे कहते हैं? तो आप ये लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव्य पदार्थ जो भूतल पर आता है उसको लावा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। कौन सा सागर है? मृत सागर है। सबसे सर्वाधिक लवणता वाला कौन सा सागर है? मृत सागर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी को आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान माना जाता है। तो धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी गुप्त काल के वैद्य थे। किस काल के वैद्य थे? गुप्त काल के वैद्य थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष तक शासन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष तक शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक भारत पर शासन किया था। क्या 1296 से लेके 1316 तक भारत पर शासन किया था? अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछ लेगा तो आप ये डेट मेंशन कर देना कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर 1296 से लेके 1316 तक शासन किया। अब 1316 से 1296 माइनस करेंगे तो कितना वर्ष आएगा? 20 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। अति लघु उत्तरीय और यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय दोनों क्लियर हो गए। कब से कब तक शासन किया? 1296 से लेके 1316 तक, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक, अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी
बाहुबली 2 पिक्चर देखी होगी, तो उसमें आपको महेंद्र बर्मन नाम का एक करेक्टर मिलेंगे, उन्होंने ही मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की है। आप वहीं से याद कर सकते हैं, महेंद्र बाहुबली मत विलास, महेंद्र बाहुबली मत विलास से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये राजपूत काल में था। किस काल में था? राजपूत काल में था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बजट जिसमें आय और व्यय बराबर हो। देखिए, बजट ही नहीं, हर चीज जिसमें आय और व्यय बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? संतुलित चीज कहते हैं। जैसे आपने जितना पढ़ा उतना लिखा, आप संतुष्ट हो गए, संतुलित हैं। जितना पढ़ेंगे उतना कल लिखेंगे, तो संतुलित हो गए ना। बजट जितनी आय उसने की, जितना उसने कमाया सब खर्च कर दिया, तो क्या था? संतुलित रह गया, ना वो घाटे में गया ना वो किसी से उधारी लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय कृषि में, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, भारतीय कृषि में निम्न, यहां पे होना चाहिए निम्न उत्पादकता। क्या? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? हम लोग पिछड़ी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साख का प्रभाव पड़ता है, जोत का छोटा आकार है, बड़े बड़े खेत बनाए जाए तो कृषि क्या होती है? उसकी उत्पादकता का कारण बढ़ता है। ये क्या है? उपरोक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। वहीं दूसरा युद्ध आपसे पूछ लेगा तो 1992 में हुआ था। 1991 प्रथम युद्ध, 1992 दूसरा युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान, या फिर आपसे पूछ सकता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की, तभी तो वो प्रथम सुल्तान बना। प्रथम सुल्तान गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। रजिया सुल्तान क्या थी? रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। क्या थी? प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। पूछ सकता है आपसे, इल्तुतमिश या गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम रजिया सॉरी इल्तुतमिश को कहा जाता है। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। सल्तनत काल में एक ही महिला शासिका हुई थी, उनका नाम भी रजिया सुल्तान ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्या है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इसमें क्या है? तो ऑप्शन क्या है? पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है? वो स्ट्राम्बोली है। क्या है? स्ट्राम्बोली है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक में आता है। क्या? 14 से लेके 18 तक में आता है। अब ये क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरीय में कैसे पूछ सकता है कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या? समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 14, 15, 16, 17 और 18। आप लिख देंगे कि कुल 5 अनुच्छेद हैं। कितना? कुल 5 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। इसमें भी पूछ सकता है आपसे कि आर्टिकल 18, आप थोड़ा लघु उत्तरीय में पूछा तो आप बढ़ा के लिख देंगे कि आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हो। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत हो, छुआछूत का अंत हो। 16 और 15 ये आरक्षण की बात करता है, सभी को समान अधिकार मिले। 14 की बात करता है, ठीक है। तो कुल कितने हैं? 5 हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया की है, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है, या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती की है? तो किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? क्या? बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? साख मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या फिर वास्तविक मुद्रा। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक साख मुद्रा है। क्या है?
एक शाख मुद्रा है। इट्स ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इस क्वेश्चन में शाख मुद्रा नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा होगा। क्या, प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। कितना? 17 बार आक्रमण किया था। और जितनी बार आक्रमण करता था, यहां से सोना और बहुत सारे धन लूट के वापस जाता था। कब किया था? 1025 से 1026 में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो आप ये सब बना के लिख देना कि उसने 17 बार आक्रमण किया, 1025 से 1026 तक, बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना लूट के वापस अफगान लेके गया। ऐसे ही बना के आप लिख देंगे। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? आप प्राइमरी में जब पढ़ रहे होंगे तो एक जनरल नॉलेज की किताब आई होगी, उसमें आप पढ़े होंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड, सबसे बड़ा रोड ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, अप्रोक्सीमेट 78%। कितना? 78%। यही आपसे ऑक्सीजन की बात करेगा तो 21%, और कार्बन की बात करेगा तो 0.03% के अप्रोक्सीमेट पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, और क्वार्टाजाइट भी है, स्लेट भी है, ग्रेनाइट नहीं है। क्या नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, सॉरी दिल्ली से कहां ले गया? हमने आपको आंसर ही पहले बता दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले स्थानांतरित कर दी थी? तो दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश संबंधित है। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को महासागरीय धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय धारा कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है। ओके, आगे चलते हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। तो गुप्त संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। किसकी? धर्म घोष की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है कौन सी? कौड़ी, दिनार, निस्क, पर्ण। तो क्या थी? ये दिनार थी। क्या थी? ये दिनार थी। ओके, आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब यहाँ अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद बिन गजनबी, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य? तो किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। ठीक है, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होती है। और पहली वाली वीडियो जो मैथ और साइंस की है, देखकर जरूर जाएं। बहुत क्वेश्चन आपके उसमें से फंसेंगे। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित होते थे? तो पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ निर्मित होते थे? तो महाबलीपुरम में निर्मित होते थे। कहाँ? महाबलीपुरम
पुरम में निर्मित होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद बहुत ही फेमस पुस्तक जयदेव की थी। किसकी थी? जयदेव की बहुत ही फेमस पुस्तक गीत गोविंद थी। ओके, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, उनके उन जो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में, उनको क्या कहा जाता था? तो वो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसूनी पवन काल है, मानसूनी पवन काल कब तक होता है? नियतवाही पवन होता है, स्थानीय पवन होता है, मौसमी पवन होता है, या सागरीय पवन होता है? तो ये क्या होता है? ये मौसमी पवन होता है। क्या होता है? मौसमी पवन होता है। ओके, आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, परसेंट लिख के जरूर आइएगा अगर अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछेगा तो। 66.5 डिग्री, ठीक है, या 66.5 डिग्री ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध क्या कहलाता है? तो ये शीतोष्ण ताप कटिबंध होता है। क्या होता है? शीतोष्ण ताप कटिबंध होता है। ओके, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर समवर्ती सूची, ठीक है, अगर आपको सूचियों की जगह अनुसूचियां लिख दिया, सूचियों की जगह अनुसूचियां लिख दिया, तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हैं? 12 हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूची हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों लोग मिल के कानून बनाएंगे। क्या? समवर्ती, दोनों लोग मिल के कानून बनाएंगे। राज्य में राज्य, संघ में केंद्र। ठीक है, तो कितनी है? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, समिति कौन थी? प्रारूप समिति। कुल कितने सदस्य? कुल 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसको? आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ओके, आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। क्या बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार बनाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का क्या कार्य है? मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। क्या? मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का क्या कार्य है? तो प्रमुख कार्य है। क्या है? प्रमुख कार्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। महमूद गजनवी ने मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? रिपीटेड क्वेश्चन, 1025 से 1026 में लगभग 17 बार। कितनी बार? लगभग 17 बार। जितनी बार आक्रमण किया, बहुत सारे धन सोना संपत्ति लूट के अफगान वापस लेके चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध 1991, बार बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। 1992 प्रथम, पहला 91, दूसरा 92, किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। प्रथम युद्ध में हार गया था, दूसरे में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान, ऊपर बता के आया हूं, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। इल्तुतमिश के बारे में क्या बताया था? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका या सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? तो ये 1266 में दिल्ली का शासक गयासुद्दीन बलबन बना था। ये लाल, इसकी कुछ नीति थी, याद नहीं आ रही है। रक्त और लौह की नीति किसकी थी? बलबन की नीति थी। रक्त और लौह की नीति बलबन की नीति थी। 1266 में ये दिल्ली का शासक बना था।
दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। किसने? बहलोल लोधी ने। ठीक है, लोधी आप बकलोल लोधी से भी याद कर सकते हैं। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोट युद्ध हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य को साम्राज्य की शासन व्यवस्था को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रांत को 6 प्रांत में बांटा गया था। कितने प्रांत में बांटा गया था? कुल 6 प्रांत में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलकार है, चपटाकार है, वर्गाकार है कि त्रिभुजाकार है? तो पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का आकार चपटा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है, सॉरी चपटाकार नहीं, गोलाकार है। पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाकार या अंडाकार। अगर आपके ऑप्शन में मिल जाएगा तो हम अंडाकार में भी मारेंगे, ओवल शेप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मानसूनी हवाएं है। क्या है? मानसूनी हवाएं या मानसूनी पवनों से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेलुकस तथा चंद्रगुप्त, ये धंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 319 ईस्वी में हुआ था। ओके, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये देवगढ़ में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल गोपाल, याद रखिएगा, पाल से गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में, रिपीटेड क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? 29, 30। या तो फिर 29 ऑप्शन में मिलेगा या तो फिर आपको 30 मिलेगा। दोनों में से एक ही मिलेगा। दोनों मिलेगा तो 30 मार के आएंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक कहाँ का वायसराय था? तो ये उज्जैन का वायसराय था। तक्षशिला, सॉरी उज्जैन या तक्षशिला, दो में कंफ्यूजन है, लेकिन उज्जैन सही है। आगे चलते हैं, किस सम्राट के शासन में हुडों ने, किसने? हुडों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। हुडों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो उस समय कौन शासन, किसका शासन था जब हुडों ने आक्रमण किया था? कुमारगुप्त का शासन था। किसका? कुमारगुप्त का शासन था जब हुडों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले भारत आया था। कौन आया था? तो मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अगर बात चीनी यात्री की कर देगा तो ह्वेनसांग होगा। अगर बात चीनी यात्री की करेगा तो ह्वेनसांग होगा। यही अगर पूछेगा कि कौन पहले आया था तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक किस के रचयिता कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन, अभी ऊपर बता के आया हूं। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तराइन का प्रथम युद्ध बार बार रिपीट हो रहा है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1991 में, द्वितीय 1992 में। कल ये क्वेश्चन पक्का आएगा, स्टार लगा के लिख लीजिए। 91, 92, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में से एक जरूर आएगा। 1991 में और द्वितीय 1992 में। पालवंश, पाल गोपाल, याद रखिए, पाल गोपाल, पाल से गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल नहीं, पाल गोपाल।
ज्यादा सुटेबल हो रहा है ना, पाल गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के प्रतापी राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशन प्रथम ने की थी, लेकिन सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय थे। स्थापना प्रथम ने और प्रतापी द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान में निर्मात्री सभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष देखिए, निर्मात्री सभा, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, इन सबको क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। ठीक है। भूजल स्रोत है, भूजल का स्रोत क्या है? तालाब भी है, वर्षा का जल भी है, नदी भी है, मतलब क्या है? सभी हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहां? मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर रेखा पर सीधे चमकता है। मकर संक्रांति के दिन मकर रेखा पर सीधे चमकता है। आगे चलते हैं। भारत का मानक एस फॉर समय निर्धारित किया जाता है, कहां से निर्धारित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कहां? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? याद रखिएगा, पहले प्राप्त था संपत्ति का अधिकार, लेकिन हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से हटा के 300A में ऐड कर दिया गया। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं बचा है, मूल अधिकार नहीं है। क्या लिखा है? नीति निर्देशक। ठीक है। ये तत्व, निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह किसका कथन था? यह कथन MC शीतलवाड़ का था। किसका? MC शीतलवाड़ ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर कहाँ के नागरिक थे? ये इंग्लैंड से आए थे। कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। ये आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहां खत्म होते हैं। अब कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं, जिससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आने की प्रबल संभावना है। ये कल आपके एग्जाम में हो सकता है हूबहू आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछेगा तो हम हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। पहली बात, जो हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। ये रसिया से लिए गए। कब लिए गए? कहां से लिए गए? रसिया से लिए गए। भाग 4 के ए में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भाग 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़े गए। ठीक है, 51 के ए में जोड़े गए। ठीक, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो शिक्षा के लिए हमें अधिकार प्रदान करता है, निःशुल्क शिक्षा के लिए हमें अधिकार प्रदान करता है। ये आर्टिकल 21 के सब आर्टिकल ए में है। कहां? 21 के ए में है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, समझ में आया? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? पढ़ के ऊपर हम लोग आए हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? हम लोग पढ़ के आए हैं चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम थे। कौन? पुलकेशन प्रथम थे। लेकिन इनके जो सबसे प्रतापी राजा थे वो कौन थे? वो पुलकेशन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे, जिसने बादामी वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। किसने? पुलकेशन प्रथम ने बादामी वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय तल में ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या?
ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, सागरीय जल के ऊपर उठने आगे बढ़ाने को ज्वर तथा सागरीय जल को नीचे गिराकर पीछे हटने को भाटा कहा जाता है। क्या? आगे को उठने, ऊपर उठने को क्या कहा जाता है? ज्वर, और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयपाल चोल थे। कौन? विजयपाल चोल थे। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल चोल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। बृहदत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? हम लोग बहुविकल्पी में पढ़ के आए हैं, देवगढ़ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कौन सा? दशावतार मंदिर। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? क्या? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर दास का जन्म 14वीं से 15वीं सदी में काशी, वर्तमान में वो क्या है? बनारस हो गया है, वाराणसी हो गया है, में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ। एक कहावत कहा जाता है, सब दिन काशी मरे के मगहर। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ये कहावत इन्हीं के ऊपर है कि सब दिन ये काशी में थे, जब इनको मरना हुआ तो ये मगहर चले गए। एक मान्यता है कि मगहर में मरने से स्वर्ग होता, नरक होता है, और काशी में मरने से स्वर्ग होता है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। क्या? अग्नीय, अवसादी, रूपांतरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पास हुआ था। क्या? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था, इसीलिए इस दिन उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध चावल व गेहूं की फसल से। किससे है? मुख्यतः चावल व गेहूं की फसल से है। खेती से जुड़ी क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के जनक, यहाँ पे गलत लिखा है, नॉर्मन बोरलॉग नहीं, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। हाल ही में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब नॉर्मन बोरलॉग भी आ गए हैं, तो हम ये भी देख लेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है। तो दुग्ध क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। कौन? दुग्ध क्रांति के जनक। कल आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। क्या? जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि का जीवन संभव है, उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। उसी को जैवमंडल या जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, सेल कितने प्रकार की होती है? सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन सा? अग्नीय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। अग्नीय, अवसादी और रूपांतरित 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए। क्या? जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाती है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या?
इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। किसके दिन होती है? अमावस्या के दिन होती है, ये याद रखिएगा। आपसे बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो ये अमावस्या के दिन होती है। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विजयनगर साम्राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या था? दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना दो भाइयों के द्वारा, कौन किसके किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का। कौन? हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? दो सगे भाइयों के द्वारा, जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। इनके द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत को आपको भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, जन्म से मिलती है या फिर किसी देश से आने के बाद कितने दिन यहाँ वास करने पे आपको नागरिकता मिलती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भी अभी हाल ही में पारित हो आया है नया, तो हो सकता है कि नागरिकता से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलजी वंश के दो शासकों के नाम बताइए। खिलजी वंश के दो शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इनको मार के ये राजा बना था। इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार के अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत कालीन अंतिम सुल्तान कौन थे? तो सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। ठीक है। अशोक ने किस धर्म का राजाश्रय प्रदान किया था? क्या? राजाश्रय प्रदान किया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का राजाश्रय प्रदान किया था। अंतिम समय में अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता जो है वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों का नाम लिखिए। तो दिल्ली सल्तनत के दो राजवंश क्या थे? गुलाम वंश और खिलजी वंश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो हर्षकालीन शिक्षा क्या थी? तक्षशिला और पाटिल्यपुत्र। क्या? तक्षशिला और पाटिल्यपुत्र क्या थी? हर्षकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमार वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? परमार वंश के राजा थे। वो 11वीं शताब्दी में भारत के धार क्षेत्र के शासक रहे और अपनी विद्या और प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आपको मिला था, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है। किसकी कृति है? जयदेव की है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने करवाया। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भक्तकालीन दो संत के नाम लिखिए। तो भक्तकालीन दो संत सूरदास और रसखान दोनों भक्तकालीन थे। कौन कौन? सूरदास और रसखान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अर्थ किसी स्थान पर लंबे समय तक बने रहने वाले औसत मौसम की स्थिति को, जिसमें तापमान बराबर हो, वर्षा हो, आर्द्रता हो, वायु दाब हो, तत्व शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। 22 भाग 8 अनुसूची और कुल 395 अनुच्छेद थे।
वर्तमान में 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं तथा 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 12 तक आता है, 19 से लेके 22 तक आता है। इसको मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया गया। इसमें क्या है, दो ही पूछा है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और निरायुध सभा, आप धरना प्रदर्शन कहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा संगठन बनाना। भारत में किसी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता हमें 1900 से 22 तक मिलती है। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और इसी से आप अगर चाहें तो लघुत्तरीय क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ये रैपिड रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल आपके एग्जाम के लिए। 1 से 2 बार जरूर देख के एग्जाम देने जाइएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पहला पेपर, दोनों पेपर जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आपको 100% फंसेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल आफ्टर एग्जाम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।